अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है। नाजरीन, ज़राअत को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और इसे सहारा देते हैं हमारे मेहनत कश किसान। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान की जो ज़रूरी मईशत है वो किस हद तक मुतासिर हो रही है, इसमें कुदरत का अमल दखल कितना है और हुकूमती पॉलिसियाँ किस हद तक ज़िम्मेदार है, इस पर बात करने के लिए आज हम किसानों से उनकी राय लेंगे, मुख्तलिफ माहिरीन से ये जानेंगे इस वक्त पाकिस्तानी ज़रूरी मईशत को किन चैलेंजेस का सामना है और इनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं किसान बोर्ड पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर चौधरी मंजूर हुसैन गुजर साहब। इनसे हम जानते हैं कि ये जो किसानों को कहा जाता है और ज़राअत को कहा जाता है जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और किसान इस वक्त किस हद तक खुशहाल हैं। अभी मौजूदा जो गंदम का जो कह रहे हैं एक मसला चल रहा है, उस पर इनका क्या कहना है, और ये जो हमारी ज़रूरी मईशत है इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत जो इक़दाम उठा रही है वो इससे किस हद तक मुतमिन है। तो इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका वक्त देने का। चौधरी साहब, हुकूमत तो कह रही है कि हमने इस दफ़ा गंदम को ओपन मार्केट पे छोड़ दिया है और इसके अलावा बहुत सारी किसान कार्ड दिए हैं, कर्जे दिए जा रहे हैं, लेज़र लेवलर्स दिए जा रहे हैं, सुपर सीडर्स दिए जा, मशीनरी दी जा रही है, बहुत सारी सहूलियात पंजाब बिलखसूस दे रहा है। तो किसान किस हद तक खुशहाल हुआ है पंजाब का, या ओवरऑल अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो हमारी जो ज़रूरी मईशत है उसमें कितनी बेहतरी आई है? कि इन्होंने किसान के मतलब बात की है और किसान के मतलब पूछा है मुल्क की इकॉनमी के बारे में, लेकिन ये इंतहाई सॉरी स्टेट है कि पाकिस्तान की रियासत में जब भी नून लीग का दौर आया है तो किसान को पीस कर रख दिया गया है। और नून लीग वालों ने हमेशा, पता नहीं ये 67% लोग हैं जिनका तल्लुक ज़राअत से है, लेकिन इन्हें इनका कोई ख्याल नहीं है। बिल्कुल ये रीढ़ की हड्डी तो कहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई इकदाम नहीं, बल्कि इसे हमेशा इन्होंने क्रश किया है। ये नून लीग करती है या ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो करवाती है? ब्यूरोक्रेसी का मामला तो अपनी जगह पर है ना, उनके अल्ले तलल्ले तो आप देख रहे हैं, उन्होंने अपनी तरह 400 गुना बढ़ा रही हैं। आप पार्लियामेंटेरियन की बात कर लें, आप जौन से भी अवामी नुमाइंदे हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, उनके तो अपनी तरह उनके बढ़ा ली हैं, लेकिन किसान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये मेन फसल चावल और ये अपना इसकी गंदम की है, लेकिन गंदम का हाल आप देखें, पिछले साल भी कोई किसान का परेशान हाल नहीं था। इनके उन इनपुट्स वैसे के वैसे हैं। जिस ट्यूबवेल का बिल 10,000 15,000 आता था, इस वक्त बड़े अफसोस से कहने वाली बात है 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक बिल आते हैं। किसान किधर जाए? किसान बेचारा तो बिल्कुल उसका परेशान हाल ही नहीं। जौन सी खाद, अब देखें यूरिया, आज से 5 साल पीछे चले जाएं, ये 1800 में थी, अब नायाब है, ये 4400 में आ रही है, 4500 में आ रही है, ब्लैक बिक रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही पेस्टिसाइड, ऐसे ही वीडीसाइड, ऐसे ही फंजीसाइड दवाएँ ब्लैक में बिक रही हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। लेकिन गंदम का पकड़ कर पिछली दफ़ा भी इन्होंने बुरा हाल कर दिया, किसान बेचारा तो पिस गया। आप देखें, किसान को तो खेत में ये 3450 रुपये पर मन इसकी खर्च आता है, तो पिछली दफ़ा भी इन्होंने 2700 से ऊपर नहीं रेट जाने दिया। जिसने ज़रा मंडी वाले ने भी ख़रीदी है तो उसका बाकायदा तौर पर FIR काट दी गई। किसान तो चावल 2 नंबर मार्केट में आया सारा, किसान बेचारे ने लगाया, उसकी प्रोडक्शन ही कोई नहीं आई, तो किसान किधर जाए? ना कोई चेक है, ना कोई बैलेंस है, इसमें सिर्फ और लूट मार है। ये जो आप दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन कर रहे हैं किसान की, ये पॉइंटेड लोग हैं, अपने अपने लोगों को ये नवाजते हैं, इनके अलावा इनका फीचर फंक्शन ही कोई नहीं है। अच्छा, आपने बिजली की बात की, तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने 7.5 रुपये के करीब जो है रिलीफ का अनाउंस किया है बिजली की कीमतों में। गवर्नमेंट जो है उन्होंने खाद के लिए आपको किसान कार्ड दिए, उस पर कर्जे दिए, उस पर उन्होंने कहा कि सब्सिडी मिली, फिर ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या करे, अब गंदम पे उन्होंने ओपन मार्केट पॉलिसी दे दी है कि आप मार्केट का जो रेट है उस पर बेचें। उससे कहना पड़ रहा है, आप ये मेरे तकरीबन ये इस हल्के के
लाखों किसान हैं। अब उनमें कोई कोई 10 आदमी निकाल दें कि जो अबलाइज हुए हैं, कोई भी नहीं हुआ। ये सारे लाहौर में कोई हुए होंगे तो 5-10 लोग हुए होंगे, उसमें क्या है? ये आटे में नमक बराबर भी नहीं है। किसान बेचारा तो रुल गया है। ये पिछले साल हुकूमत ने गंदम खरीदी है, 1925 रुपए में खरीदी है, लेकिन जो अपने ख़ास लोग थे, ये 2-4 देहात हैं, उनमें से 2-4 आदमी हैं जो बड़े ज़बरदस्त सपोर्टर और वोटर हैं, उनसे उन्होंने 3925 रुपए में ख़रीदी है। दूसरे किसान देख रहे हैं बेचारे, वो झोलियाँ उठा रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। हुकूमत को कोई असर ही नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। इवन किसान बेचारा अपना बिल बिजली देने की बजाय अपना ट्यूबवेल कटवा रहा है, बड़ा कनेक्शन कटवा रहा है, और वो पेट्रोल पर चला रहा है, वो डीजल पर चला रहा है, तेल पानी ले रहा है, और उसके पास सोलर के लिए पैसे ही नहीं है। तो हुकूमत तो ये अपने लफ्ज़ों में बस ऑब्लिगेशन करती है। ये लफ्ज़ी मामला है और कोई नहीं इसमें। अमली आप मज़ारा, आप मेरे गांव में चले जाए, जितने गांव आओ मैं आपके साथ चलता हूँ, एक आदमी भी यहाँ पर किसी की ऑब्लिगेशन की हो हुकूमत ने कुछ भी नहीं। अच्छा, ये सर मामला एक अपनी जगह कि गवर्नमेंट की पॉलिसियों से आप मुत्तफिक नहीं है। ये जो हमारी ज़रूरी मईशत है, इस पर जो कुदरती अवामिल हैं वो किस हद तक असरअंदाज हो रहे हैं, और किसान हमारे या लोग जो मॉडर्न फार्मर्स हैं या प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, वो किस हद तक इन चीज़ों को एहसास करके अडॉप्ट करके उसके मुताबिक अपनी ज़रात को तब्दील कर रहे हैं, अपनी बुआई को या बीज को, फसल को बेहतर कर रहे हैं। इस हवाले से कितना नॉलेज किसानों को आया? देखें, किसान बेचारे ने तो पिछली दफ़ा भी ये मुंजी का हाइब्रिड बीज लेकर ये चाइना का वो काश किया है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया। किसान बेचारा उसमें क्या कर सकता है? उसकी प्रोडक्शन जहाँ पर 50 मन आती थी, 65 मन आती थी, वो जनाब प्रोडक्शन आई है 25 मन, 30 मन। किसान बेचारा उसमें क्या करे? कैसे वो ये कुदरत से तो उससे नहीं कुछ भी किया जा सकता। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, उसे ओबलाइज करे किसी तरीके से। अब मौसम सख्त हो गया है, आप कोई 10 दिन पहले बुवाई कर लें, लेकिन किसान के पास पैसा तो होता नहीं। उसने तेल भी आधार लेना है, डीजल आधार लेना है, उसने बीज आधार लेना है, उनके पीछे वो पहले ही मकरूज़ है इन मंडी वाले आड़तियों का। वो मज़ीद उधर से पकड़ कर इधर से पकड़ के बुआई करता है, लेट हो जाता है। तो उसमें प्रोडक्शन आप देखें, टेम्परेचर एकदम बढ़ गया है, ज़ाहिर के असर होगा इस प्रोडक्शन पर। लास्ट में ये बताएं कि एज अ किसान बोर्ड पाकिस्तान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर हैं आप, तो आपके पास ऐसी क्या तजावीज़ हैं जो आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, जो हमारी ये ज़रूरी जो मईशत है इसको मजबूत करने में वो अपना किरदार अदा कर सकें? देखिए, बात तो सीधी सादी है कि अब 30% गंदम कम बुवाई हुई है। गवर्नमेंट कह रही टारगेट पूरा हुआ है। नहीं, गवर्नमेंट तो वैसे पहले भी मालगाराई से काम ले रही है, अब भी वो अपना जोड़ को बिल्कुल सर्च करने में लगे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में लगे होते हैं। बात तो ये है कि आप देखें कि इस दफ़ा वाकई ये बुझाई बहुत कम हुई है गंदम की, 30% कम है, 70% है। तो उसमें लाजमी तौर पर ये बाहर से मंगवाएंगे। आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ये बाहर से मंगाते हैं, उसमें डॉलर देते हैं, तो इधर अपने किसान को सिर्फ़ और सिर्फ बिजली में राहत दे दें, अगर इलेक्ट्रिसिटी में राहत दे दें, उन्हें सस्ती खादें दे दें। आपको पास इंडिया देखें, इंडिया जनाब वो 1300 में DAP है, हमारा जनाब 16,000 में नहीं मिल रही DAP, और ब्लैक में मिलती है। कोई पूछने वाला नहीं, उसकी असल कीमत तो 12,000 है, लेकिन उसे कोई पूछने वाला माफिया है। आप देखें चीनी की, और उन्होंने अपनी मर्जी से 170 रुपये कीमत कर ली है। कोई पूछने वाला, कोई माफिया ज़बरदस्त है। किसान बेचारे का कोई पुरसाने हाल ही नहीं, वो असेंबलियों में बैठे लोग बोलते ही नहीं, पता नहीं उन्हें क्या है। तो ये तो सॉरी स्टेट है जी। आप किसान के लिए उन्हें सस्ते बीज, उन्हें बिल्कुल सस्ती बिजली दी जाए, और इंशाल्लाह किसान बाहर से मंगवाने के लिए आप ज़रिए जनास इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। हम मीट करेंगे, मार्केट मीट कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत की पुश्ती मानी चाहिए। लेकिन हुकूमत तो हमारे साथ बिल्कुल सतीलों जैसा हाल कर रही है।
बिल्कुल, आपने चौधरी साहब की बात सुनी, उनकी राय भी उन्होंने दी है हुकूमत को, कौन कौन सी चीज़ें अगर वो सस्ती मुहैया करेंगे किसानों को तो यकीनी तौर पर आप जो बाहर से अजनास मंगवाते हैं उसकी बजाय आप बैरून मुल्क अजनास एक्सपोर्ट करने के काबिल होंगे। लेकिन उसके लिए हुकूमत को ये जो इस किस्म की सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं, इनके अलावा जो सस्ता खाद मिले, सस्ता बीज मिले और पानी की सहूलत मिले और सस्ती बिजली मिलेगी तो किसान खुशहाल होगा और मुल्क भी खुशहाल होगा। तो अब ज़रूरी मईशत पर असरअंदाज होने वाले दीगर अवामिल कौन से हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है और मुस्तकबिल के चैलेंजेस क्या हैं, इस पर मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आइए चलते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बिन सादत, जिनका ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से काफ़ी काम इन्होंने अब तक किया है और इस हवाले से हम इनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो मौसमी तगय्युरात हैं इसके असरात जो हमारी ज़राअत पर मुरतब हो रहे हैं और इससे हमारी जो ज़रूरी मईशत है उस पर किस हद तक इसका इम्पेक्ट आ रहा है, वो जानने के लिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने का। डॉक्टर साहब, किसान तो कहते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो इस लेवल पर पहुँच चुकी हैं कि किसान जो है वो तरक्की नहीं कर रहा, हमारी ज़राअत परवान नहीं चल रही। इसमें मौसमी तगय्युरात का कितना अमल दखल है और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है इस मौसमी तगय्युरात से निमटने के लिए, बिलखुसूस ज़राअत से, उस पर आप क्या कहेंगे? कौन से चैलेंजेस हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉन न्यूज़ का कि उन्होंने ये जो है आज बड़ा स्पेशल मौजू है जिसके ऊपर जो है डॉन ने ये प्रोग्राम रखा है और ये बहुत अच्छी बात है ताकि किसानों को भी अवेयरनेस मिल सके और लोगों को भी अवेयरनेस दी जा सके। क्लाइमेट चेंज इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा इशू है और ना सिर्फ हमारे ज़राअत बल्कि हर शोबा ज़िंदगी जो है वो क्लाइमेट से मुतासिर होता है। और हम यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज के वाले से बहुत काम कर रहे हैं। इस वक्त जिस लैब में मैं हूँ, ये हमारी जो लैब है वो पर्टिकुलर स्पेशल इस काम के ऊपर काम फोकस कर रही है। क्लाइमेट चेंज रिमोट सेंसिंग रिसर्च लैब है जिसपे हमने पूरे पाकिस्तान के मैप्स बनाए हैं, किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो डिज़ास्टर्स कॉज कर रही है, ड्राउट कॉज कर रही है, फ्लड कॉज कर रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कॉज कर रही है और ये सब चीज़ें जो है वो हमारी एग्रीकल्चर को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की ज़राअत की तो सबसे बड़ा इशू हमारे पास हीट स्ट्रेस का है। हमारे पास सबसे बड़ा ये है कि क्रॉप जो है वो हीट स्ट्रेस को जो है वो बेयर नहीं कर पा रही और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमारे पास कम हो रही है। सेकेंडली हमारे पास वाटर स्किर्सिटी का बहुत बड़ा मसला है, पानी की कमी है हमारे पास और पानी की कमी की वजह से हमारे पास जो है वो हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की मुतासिर होती है। और फिर तीसरा इशू हमारे पास फ्लड्स हैं कि हमारे पास आप देख लें 2010 में फ्लड्स आए, 2022 में फ्लड्स आए और ये बड़ा एक रिपीटेड साइकिल है कि हर 2-3-4 साल बाद साइकिल में रिजल्ट हमारे पास जो है फ्लड आता है। और फ्लड जब आता है तो फसलें तबाह होती हैं, आपकी लाइफ स्टॉक तबाह हो जाता है, लोगों का लाइवलीहुड तबाह हो जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं और ये बहुत बुरी तरह असर करता है कि किसान की एक तो फसल तबाह हो गई, एक तो वो बेघर हो गए, एक उनके जानवर मर गए। अब उनको दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करना बहुत ज़्यादा, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपेंडिचर खर्च हो जाता है। तो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें क्लाइमेट के हवाले से लोगों को सेंसिटाइज़ करना है कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, हमें ड्रिप इरीगेशन की तरफ जाना है, हमें कोशिश करना है कि क्रॉप रोटेशन की तरफ फोकस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्रॉप रोटेशन की तरफ फोकस करना चाहिए। बहुत अच्छी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि आज ही के न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि अब फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उन्होंने नई क्रॉप की वैरायटी डेवलप की है वीट की, जिसको उन्होंने नाम दिया है चनाब पास्ता 24, जो कि हीट टॉलरेंट है और ड्राउट टॉलरेंट है। तो इस तरह की चीज़ें हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में कैब में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नई बायोटेक्नोलॉजी के नतीजे में ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की जाएँ जो हीट टॉलरेंट हो, हीट स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकें, ताकि ये वो कुछ चीज़ें हैं लोकल हमारी जो हम डेवलप करेंगे। किसानों को भी हमें चाहिए हम प्रमोट करें ताकि वो इन वैरायटीज़ को ग्रो करें और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम ना हो सके। हमारी जो एग्रीकल्चर इकॉनमी उसका मेजर जो सेगमेंट है वो गंदम पर मुनहसर है। गंदम की काश्त हमारी जो है वो ज़्यादा होती है और उसकी प्रोडक्शन जो है, तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस दफ़ा जो ये हीट वेव का भी कह रहे हैं कि ड्रॉट का भी खदशा है, हीट वेव भी है और बारिशें जो है मामूल से 40% कम हुई हैं, तो कितनी प्रोडक्शन आप समझते हैं इफेक्ट होगी और उससे हमारा इकोनॉमिक साइकिल कितना डिस्टर्ब होगा? बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हमारी तो पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो वीट बेस्ड इकॉनमी है और लोगों को जो है ना वो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रोटी है और उनको बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह और 2025 के बारे में अभी तक तो जो पेशन गोई हैं वो ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द वार्मेस्ट ईयर ऑफ दिस डिकेड और नो ऑफ दिस सेंचुरी। अभी तक इस सदी का सबसे गर्म तरीन ये साल होने जा रहा है। ये प्रेडिक्शंस आ चुकी हैं डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी और हम भी इस पर काम कर रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता ये हुआ तो क्रॉप हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगी और आप देख लें इसमें बहुत से जो हैं फैक्टर्स और
भी हैं। पिछले साल जो गंदम के साथ हुआ है सब जानते हैं कि गंदम हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ गई बाहर से और किसानों को रेट नहीं मिला। इस साल अभी से गंदम का रेट बहुत कम है, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास पानी की कमी हुई और रीस्ट्रेस हुई तो मेरे ख्याल से डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। कई जगहों पे हैं कि 10 से 15% हमारे पास कम होगी और कहीं पे हैं कि 25% तक हमारे पास यील्ड कम हो जाएगी। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इतनी कम हो जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और अनफॉर्चुनेटली कहत साली हो जाएगी और लोग फाके करने पड़ेंगे लोगों कि गवर्नमेंट ने सोलर प्रमोट किया है कि सोलर ट्यूबवेल लगाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोलर ट्यूबवेल के साथ साथ लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि अब एक नई चीज़ है कि लोगों ने कहा सोलर चल रहा है, पानी जो है वो जितना बेदरेग इस्तेमाल करें, पानी ज़ाया करें, क्योंकि पहले वो पानी का बिल देते थे, अब वो पानी फ्री है। तो अब ये भी बहुत लोगों को बताना होगा कि ठीक है आपने सोलर लगा दिया बट पानी अगर आप बेदरेग इस्तेमाल करेंगे तो कल को नुकसान आपका होगा। अच्छा सर, ये बताएं ये जो पानी हम ज़ाया करते हैं, हर साल सैलाब भी आ जाता है और फिर अब हम नई नहर बनाने की भी बात कर रहे हैं, तो वो पानी हम महफूज नहीं करते। सूबों में डैम्स नहीं बने। पंजाब में आप देख लें रिसेंट पास्ट में कौन सा बड़ा डैम जो है बना है या कोई ऐसा बड़ा स्टोरेज पॉइंट जहाँ पे आप पानी महफूज करें। पूरे मुल्क में ही ऐसी सूरत हाल है। तो जो पानी आप समुद्र बुद्ध कर देते हो उसको महफूज नहीं करते, तो फिर आप उसको क्यों एतराज़ करते हैं कि हमारे पास पानी की किल्लत है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इसमें बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास जो है वो छोटे छोटे डैम जो है वो वक्त की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की पोलिटिसाइज़ करने की। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब लोग पढ़ते नहीं हैं तो फिर लोग पोलिटिकल लीडर्स के पीछे चले जाते हैं आंखें बंद करके और उनको फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट तमाम सूबों के तमाम एकेडमिया के लोगों को इकट्ठा करें, आप तमाम एग्रीकल्चर के लोगों को इकट्ठा करें और आप कॉन्फ्रेंसिस करें इसके ऊपर बैठ के कि पाकिस्तान के ज़राई मसाइल, पाकिस्तान के मौसमाती मसाइल का हल किया है और स्पेशली पानी के ऊपर जो है वो कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। ये हर वक्त की ज़रूरत है। आप अगले 6 महीने बाद डिबेट करें और फाइनल करें कि जी आपके जो साइंटिस्ट हैं हर सूबे के साइंटिस्ट आएँ, उनको आप इकट्ठा करें, एक जगह बुलाएं उनको और एक दफ़ा आप इस्लामाबाद करें, एक दफ़ा आप पंजाब में करें, एक दफ़ा सिंध में करें, ताकि सब सूबों को नुमाइंदगी भी वहाँ पे मिले और वहाँ पे फैसला करें कि हमने डिसाइड करना है और ये वो मैसेज है जो हमने लोगों को पहुँचाना है। जब पढ़े लिखे लोग मैसेज डिलीवर करेंगे तो वो डिलीवर होगा। जब सियासतदान करते हैं तो वो अपनी सियासत चमकाते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते जाएं कि जी नहरें बन जाएंगी चोलिस्तान में और वो सिंध का पानी रुक जाएगा, तो हर साल कितना हमारा पानी चला जाता है, बल्कि रिसर्च स्टडीज़ कहती हैं मोर देन 140 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो आपका बहरे अरब में जा रहा है। तो कितनी क्रॉप आपकी कल्टीवेट हो सकती है, कितनी काश्त और कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है आपका। जिस तरह मैंने बताया ना, अगर हमारे पास ये नहरें निकल हैं, चोलिस्तान का रकबा हमारे पास अगर जो है बंजर है वो हम उसको प्रोडक्टिव कर दें और इसी तरह सिर्फ चोलिस्तान नहीं, अगर यही पानी हम स्टोर करके सिंध के बहुत से इलाके हैं उनको हम जो है वो प्रोडक्टिव कर सकते हैं, तो हमारा जो 140 मिलियन एकड़ दरियाए बहरे अरब में जा रहा है वो अगर हम दरियाए सिंध में और रोक लें तो मेरे ख्याल से 20 to 30% यील्ड बढ़ सकती है आपकी। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, बड़ी अच्छी इन्होंने जो है अपनी राय दी और इस बात पर भी वो मुत्तफिक हैं। ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है पूरी दुनिया में ये राइज है, वहाँ पर मिलकर जब किसान बेहतर टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपनी फसल काश्त करते हैं तो उसके नताइज भी अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पर भी अगर पाकिस्तान में ये कॉर्पोरेट फार्मिंग को सियासत से हट कर मुल्की मुफाद में फ़रोग दिया जाए तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा और पाकिस्तान के किसान भी खुशहाल होंगे। तो आइए आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफीक कंबोज साहब, जिनका ताल्लुक़ एकेडेमिया से है और एकेडेमिया एक वाहिद वो हल है जो लोगों को बताता है कि किस तरह आपने चैलेंजेस से निमटना है, उसके लिए जदीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो लिटरेचर है वो किस हद तक हेल्पफुल होता है। तो एग्रीकल्चर इकॉनमी में जो एकेडेमिया है वो अपना कैसे रोल प्ले कर रही है और ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से जो असरात और चैलेंजेस का हमें सामना है उससे कैसे निपटा जा सकता है। एकेडेमिया के पास ऐसी कौन सी तजावीज़ हैं, ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर साहब, एकेडेमिया बड़ा अहम रोल प्ले करता है किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट में, किसी भी मौजू पर उसके इश्यूज़ को हाईलाइट करने में। तो हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी जो इस वक्त बड़ी हद तक मुतासिर हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, एकेडेमिया उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, कर सकता एक अलग बात है, कर रहा है। हमारे यहाँ एकेडमिक्स में अगर हम देखें तो हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे साइंटिस्टों ने बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे क्लाइमेट चेंज जैसी जो आफत इस दुनिया को इस सदी में जिसको फेस करना पड़ रहा है उसको मद्देनज़र रख के बहुत अच्छे एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए बहुत सारे अमूर पे बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दिए हैं जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं रिसर्च जर्नल्स के अंदर आर्टिकल्स की शक्ल में। ऐसे रिसर्च जर्नल्स, एक तो लोकल रिसर्च जर्नल्स हैं, दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे जो रिसर्च जर्नल्स हैं वहाँ पे हमारे एकेडमिक्स ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस जो हैं वो इंटरनेशनल पीयर रिव्यूज़ में से गुजार के छपवाए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इतनी अच्छी जो तजावीज़ हैं, मसलन इन तजावीज़ जो कि इन पेपर्स के ज़रिए से हमें पता चली कि हम किस तरह से
जो है ड्राउट रेजिलिएंट किस्म की जो क्रॉप्स हैं, उनके जो सीड्स हैं, या ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम कम पानी इस्तेमाल करके और अच्छी फसलें हासिल कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जिसमें पानी की कमी का में इस वक्त एक इशू दरपेश है, या इसके साथ साथ हम किस तरह से ऐसे बीज और ऐसे जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, ब्रीड्स हासिल कर सकते हैं जो कि कम से कम मीथेन खारिज करें, ऐसी गाय भैंसें या लाइव स्टॉक की। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं एकेडमिक्स ने, एकेडमिया ने, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्टों ने वो तो सारे डॉक्यूमेंट किए हैं विद सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस, बट अनफॉर्चुनेटली ये मीडिया या पॉलिसी में हमें इसलिए नज़र नहीं आते कि ये जो रिसर्च वर्क है ये हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर साइंस कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं है। यूनिवर्सिटी पीआरओस का काम है, उनको पता है कि उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं और उनके पेपर कहाँ पब्लिश हुए हैं। उस साइंटिफिक लैंग्वेज को जर्नलिस्टिक लैंग्वेज और आम आदमी की एवरीडे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको मीडिया या पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट करवाना बेसिकली साइंस कम्युनिकेटर्स का काम है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इंस्टीट्यूशन इज मिसिंग इन आवर यूनिवर्सिटीज़। ये जो सर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है जिसे आम जुबान में बाबू कहते हैं, क्या ये बाबू भी रुकावट है इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने में? वो समझते हैं कि जो बात वो करते हैं या पॉलिसीज़ वो बनाते हैं वही अक्ल कुल है और उसी पर अमल दरामद होना चाहिए। ये जो लिटरेचर या एकेडमिया है इनको क्या पता किताबी बातें और ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं उसको। किसी हद तक हमारे यहाँ पॉलिसीज़ इंक्लूसिव नहीं होती, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं किया जाता। और एकेडमिया को तो हम अनफॉर्चुनेटली जो है ब्यूरोक्रेटिक जो वो सर्कल्स हैं वहाँ पे शायद इतना उनको संजीदगी से नहीं लिया जाता जो कि लिया जाना चाहिए। मगरबी ममालिक में भी जो देरपा हल हैं क्लाइमेट चेंज के सारे सीन सिनेरियो में वो एकेडमिया से ही आए हैं, एकेडमिक से ही आए हैं, साइंटिस्टों ने दिए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ साइंस की जो ये स्ट्रेंथ है उसको रियलाइज़ नहीं किया जाता पॉलिसी सर्कल्स के अंदर। एकेडमिया को फैसिलिटेट करें। आई मेक यू श्योर कि इंशाल्लाह ये एकेडमिक्स के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये हमें इस क्राइसिस से निकालने के लिए बहुत अहम और एक इम्पॉर्टेंट आर्गन के तौर पे इमर्ज हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। डॉक्टर साहब का यही कहना है कि अगर एकेडमिया को ऑन बोर्ड लिया जाए और जो तहकीक जो यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टीट्यूशंस में की जाती है उसको पॉलिसी साजी में अगर शामिल किया जाए तो ये जो इस वक्त हमारे मसाइल हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और एग्रीकल्चर इकॉनमी को जो इसका सामना करना पड़ा है तो उससे बड़ी हद तक निमटने में मदद मिल सकती है। तो अब आगे चलते हैं, मज़ीद माहिरीन से बात करते हैं, उनके पास कौन से ऐसे सोल्यूशंस हैं या चैलेंजेस से निमटने के लिए क्या तजावीज़ हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रशीद अहमद साहब जो कि एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं क्रॉप लाइफ पाकिस्तान एसोसिएशन के, और इनका खासा तजर्बा है ये जो एग्रीकल्चर इकॉनमी में जो इम्पैक्ट डालती हैं, जो उनसे अवामिल इस पर असरअंदाज होते हैं, उसमें ये बहुत सारी जो हुकूमती सतह पर भी मीटिंग्स होती हैं, मुशावरत होती है, उसमें भी अपना जो पॉलिसी है वो प्रेजेंट करते हैं और किसानों को भी बहुत सारी जगहों पर जाकर ये आगाह करते हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ पर और पेपर वर्क में बहुत दोनों में इनका खासा तजर्बा है। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी है वो किस हद तक मुतासिर हो रही है और बिलखसूस ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके क्या असरात आ रहे हैं, उससे हम कैसे निमट सकते हैं, हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और उसको कैसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। तो रशीद साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब आपके वक्त देने का। रशीद साहब, हुकूमत कहती है कि हम जो है वो जो पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं उससे हमारी मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन किसान जो है वो नाखुश दिखाई दे रहा है, बल्कि किसान तो अब सड़कों पर आने को तैयार है। तो आप क्या समझते हैं ये एग्रीकल्चर इकॉनमी बेसिकली होती क्या है और इसके कौन से फैक्टर हैं जो इस पर सारा अपना इम्पैक्ट रखते हैं? बहुत शुक्रिया वकार साहब। मेरा ख्याल है कि आपका जो क्वेश्चन है ये इस वक्त बड़ी ज़रूरत है ऐसे डायलॉग्स की, लेकिन ये है कि मैं यानी हुकूमती इक़दाम से पहले इसकी जो वजूहात हैं थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। उसमें यह है कि जो भी यानी कि एग्रीकल्चर इकॉनमी जिसे कहते हैं, पाकिस्तान तो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी तो बेस ही ये है। और आप यूँ देखिए कि अगर पाकिस्तान का ज़िम्मेदार जो है वो अगर डाउन हो जाता है और उसकी इकॉनमी ख़राब हो जाती है तो फिर यूँ समझिए कि आप हम तकरीबन को 60% हमारी जो आबादी है उसकी पूरी की पूरी इकॉनमी नीचे चली जाती है। अब देखना ये है कि इसकी इकॉनमी में फैक्टर्स कौन से हैं, अवामिल वो कौन से हैं। एक तो चीज़ ये है कि हम उसमें इनपुट और आउटपुट का ज़रा थोड़ा सा तनाज़र में ज़रा जायज़ा ले लें। क्या है इनपुट? वो चीज़ें होती हैं जो किसान अपनी ज़मीन में डालता है। बेसिकली तो ज़मीन भी खुद से एक इनपुट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर उसमें वो पानी लगाता है, सीड डालता है,
खाद डालता है, पेस्टिसाइड का स्प्रे करता है, उसकी तैयारी में उसकी कॉस्ट आती है, ये सारी की सारी जब वो आउटपुट लेता है तो उसको कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि भाई मैंने क्या चीज़ जो है ना वो लगाई थी और मुझे मिला क्या है, ठीक है ना। और वो हर किसान की, हर बिजनेसमैन की जो एग्रीकल्चर अब रवायती एग्रीकल्चर नहीं है, बल्कि इससे हमें दूर जाना चाहिए। इसको बाकायदा हमें इस एग्रीकल्चर को रवायत से निकाल के इसको इंडस्ट्री बनाने की अब ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। और इसमें अब हमें आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि हमें इस तरफ भी आना पड़ेगा, जो कॉरपोरेट फार्मिंग है इस तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों ना हम छोटे छोटे ज़िम्मेदारों को इकट्ठा करें, कॉरपोरेट फार्मिंग करें और उसके ऊपर एक जदीद तर्ज से हम उनको काश्तकारी की ना सिर्फ सहूलत दें बल्कि यह कि उनको एजुकेशन भी दें। कॉर्पोरेट फार्मिंग पे तो इस वक्त जो किसान है या मुख्तलिफ मज़ारे जो हैं तहरीक चला रहे हैं कि ये हमारी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। जो हम आबाद की हैं हमने ज़मीनें, अब उस पर आकर ये कब्ज़ा कर रहे हैं ताकत के ज़ोर पर। तो ये इनको कौन समझाएगा कि पूरी दुनिया में ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है ये एक सलूशन है बेहतर प्रोडक्शन का, बेहतर यील्ड हासिल करने का। देखिए अली वकार साहब, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है ना उसमें रेजिस्टेंस आती है। हमें याद है कि जब खाद के इस्तेमाल का शुरुआत हुई थी तो उस वक्त खाद की कंपनियां चोरी खाद डाल के आया करती थी। जब उसको उसके बेनिफिट का पता चला तो वही लोग अब खाद की लाइनों में लग के खाद खरीदते हैं, एडवांस बुकिंग करवाते हैं। ये हो जाएगा, लेकिन यह है कि उनकी एक तो गारंटी उनको मिलनी चाहिए, दूसरा ये है कि उनको एजुकेट करना चाहिए इसके फ़वाइद। जब उनको समर नज़र आएगा ना तो फिर वो ये कर लेंगे। और उसके अलावा ये है कि जोनिंग एक बड़ा अहम चीज़ है। अली साहब देखिए, जोनिंग का मतलब ये होता है कि आपने कौन सी फसल किस एरिया में, किस जियोग्राफी में काश्त करनी है। ये नहीं है कि उसको इतना फ्री कर दिया, इतना आज़ाद कर दिया जाए कि आपका जहाँ दिल चाहे, जो वहाँ पर फिट नहीं भी हो रही क्रॉप, आप वहाँ पे करते रहें। इस तरह से ये ऐसा नहीं होता। आप देखिए एडवांस्ड कंट्रीज़ में जहाँ पर राइस की बेल्ट है, राइस की जोनिंग है, वहाँ पर राइस होता है। जहाँ पे शुगर केन है वहाँ शुगर होता है, वीट पे वीट होती है। उसके बड़े फ़वाइद हैं। लेकिन उसमें होता ये है कि जोनिंग वहाँ पे कामयाब होती है जहाँ पे स्टेट है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी है, वो उनको थोड़ा इंसेंटिवाइज करे ताकि उसका बेनिफिट जो है ना वो लूज़ ना हो फार्मर का। फिर वो जोनिंग में भी आ जाएंगे, इसको भी सपोर्ट करेंगे। लास्ट में सर ये बताएं कि आपके पास ऐसे कौन सा सजेशन है जो आप देना चाहते हैं गवर्नमेंट को भी और किसानों को भी, जिस पर वो अमल करके ना सिर्फ अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं बल्कि इस पूरे मुल्क की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। जी अली, इसमें एक तो चीज़ ये है कि जो अभी मैंने बात की थी, अभी एक फैक्टर उसमें और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है हीट स्ट्रेस का। हीट स्ट्रेस की वजह से जो है ना हमारे जो पेस्ट के आने का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। इसके ऊपर हमें बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है और हमारी जो पेस्ट स्काउटिंग टीम्स हैं उनको इन चीज़ों का यानी कि उनको नज़र में रखना चाहिए। जो गवर्नमेंट के करने वाला काम है, माशाल्लाह से गवर्नमेंट उस पर कर रही है अपनी जो एफ़र्ट्स जो भी उनकी कैपेसिटी में हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीड की जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर, ये मेरा मैसेज है कि उसके ऊपर इतनी इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, एनफोर्समेंट की ज़रूरत है, क्वालिटी ऑफ सीड की ज़रूरत, यानी कि उसको एनफोर्समेंट की बड़ी ज़रूरत है, उसके ऊपर करें ये। दूसरी बात ये है कि सीड सर्टिफिकेशन एंड सीड रजिस्ट्रेशन मैकेनिज़्म जो है उसको ज़रा रिव्यू करें, मल्टीनेशनल कंपनी को इन्वाइट करें, इनकरेज करें कि वो आकर नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ लेके आएँ। तो ये आप देखेंगे कि जो इस किस्म के जो हालात हैं, इससे कोप करने के लिए, इससे निकलने के लिए हमें जिद्दत की ज़रूरत है। रवायती काम से हट के हमें जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आना है। जी बिल्कुल, रशीद साहब की आपने बातें सुनी, उन्होंने अपनी कीमती तजावीज़ जो हैं वो भी हुकूमत के सामने पेश की हैं कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो बीज है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बीज ताकतवर होगा, बीज ऐसा होगा जो कि मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सके, तो आपकी पैदावार भी बेहतर होगी। और भी बहुत सारे अवामिल हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। तो हमने बात की किसानों से, मुख्तलिफ माहिरीन से, रशीद साहब से भी, उन्होंने तमाम ने अपनी जो तवज्जो है इस मौजू की तरफ दिलवाई है कि गवर्नमेंट को और किसानों को मिलजुल कर कॉर्पोरेट फार्मिंग एक वाहिद बड़ा हल है, सोल्यूशन है पूरी दुनिया में जिस पर अमल दरामद किया जाता है ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है बढ़े और अखराजात जो हैं वो कम हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि माहिरीन तो हमारे साथ बात करने को तैयार हैं, हुकूमती सतह पर जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर हैं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं, उनसे हमने बेशतर दफ़ा रब्ता किया है और उनसे कहा है कि वो ये एग्रीकल्चर जो इकॉनमी है और इसको दरपेश जो मसाइल हैं उस पर बात करने के लिए हमें वक्त दें। लेकिन वो इस खौफ से कि शायद हम जो गंदम से मुतालिक उन पर बात करेंगे, गंदम का मामला क्योंकि इस वक्त पोलिटिसाइज हुआ है, उस पर फोकस करेंगे तो हमारा कतन ऐसा कोई मकसद
मकसद नहीं था इस प्रोग्राम में कि हम सिर्फ गंदम पे बात करें। हमारा मकसद एग्रीकल्चर इकॉनमी और उस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर बात करना थी। ताहम हमारा प्लेटफॉर्म आज भी हाजिर है। अगर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर या मिनिस्टर एग्रीकल्चर जो पंजाब के वो बात करना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है, वो हमसे बात करें और बताएं गवर्नमेंट जो दावे कर रही है किसानों को रिलीफ फराहम करने के और प्रोडक्शन बढ़ाने के हवाले से, उस पर किसान तो और ये जो बाकी दीगर एक्सपर्ट्स हैं वो तो किसी हद तक जो है वो मुतमिन दिखाई नहीं देते। अभी बहुत सारा गैप उसमें मौजूद है जिसको कवर करने की ज़रूरत है। तो अब तक के लिए प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।